हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ने दो चैनल। पढ़ने दो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको चैप्टर 3 जो मैं ऑलरेडी जिसकी पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो उसकी पार्ट 2 पे लेके आया हूं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स होती है, उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड। दूसरा हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। मेथड। तीसरा हमने देखा था एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बच्चों। अब अपन आगे आते हैं। तो अगला क्या है? अगला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है एंड इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही क्यों कहते हैं, इस पे आते हैं। तो सबसे पहले लेट से हमारे पास दो इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। एंड ये दोनों लीनियर इक्वेशंस है, करेक्ट, पहला टिक। दूसरा, ये दोनों आपकी टू वेरिएबल्स के अंदर है, करेक्ट, दूसरा टिक। ओके जी, ये दोनों आपका पहला लीनियर इक्वेशन है, दूसरा ये दोनों टू वेरिएबल्स के अंदर है। अब तीसरा, चलो इन दोनों इक्वेशन को अपन लिखते हैं इधर, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड ग्राफिकल मेथड। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। भाई अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि अगर ये लाइन 1 है एंड ये लाइन 2 है, अगर ये लाइन 1 है ये लाइन 2 है आपके एलिमिनेशन मेथड के लिए, तो भाई इसको तो इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब लाइन 1 का जो कोफिशिएंट है उसको लाइन 2 से मल्टीप्लाई कर दो एंड लाइन 2 का जो कोफिशिएंट है उसको लाइन 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आराम से ये इन दोनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलो इसको करते हैं। तो भाई लाइन 1 का कोफिशिएंट क्या है? लाइन 1 का कोफिशिएंट है a1, तो उसको हमको a2 से मल्टीप्लाई करना है और a2 को हमको a1 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले लाइन 1 में करते हैं, तो ये हो गया a2a1x प्लस a2b1y प्लस a2c1 इज इक्वल टू 0। अब इसको अगले को करते हैं, ये हो जाएगा a1a2x प्लस a1b2y प्लस a1c2 इज इक्वल टू 0। अब पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। अब पहली इक्वेशन से हम दूसरी इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो हमारा क्या आएगा? a2b1 माइनस a1b2y इज इक्वल टू a1c2 माइनस a2c1। ठीक है बच्चों, तो अपना y आ गया a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a2b1 माइनस a1b2। ठीक है, ये अपना y आ गया। अब ये मैंने कैसे निकाला? भाई इधर आ जाएगा a2c1 माइनस a1c2, मैंने इसको उधर ले गया, तो ये आ गया a1c2 माइनस a2c1। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन करते हैं x की वैल्यू निकालते हैं कि x की वैल्यू कैसे निकालोगे। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा? इसको दोबारा हम एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं b2 से, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं b1 से। तो ये क्या आ जाएगा? a1b2x प्लस b1b2y प्लस b2c1 इज इक्वल टू 0। ये इधर आ जाएगा a2b1x प्लस b1b2y प्लस b1c2 इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस कर दो, तो भाई ये क्या आ जाएगा? a1b2 माइनस a2b1 इंटू x इज इक्वल टू, भाई ये तो ये कट जाएगा, b1b2y कट जाएगा, इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। अब इन दोनों को हम एक जगह लिखते हैं कि x की वैल्यू हमारी क्या है एंड y की वैल्यू क्या है। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई है? हमारी x की वैल्यू आई है b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, a1b2 माइनस a2b1। और y की वैल्यू क्या आई है हमारी? y की वैल्यू क्या आई है हमारी? y की वैल्यू हमारी आई है a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1, a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a2b1 माइनस a1b2, a2b1 माइनस a1b2, a2b1 माइनस a1b2।
ठीक है बच्चों, आपकी x की वैल्यू ये आई है और y की वैल्यू ये आई है। अब पहले तो एक चीज देखते हैं भाई, अगर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होता है तब तो इन दोनों के यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों होता है तभी ये लाइंस इंटरसेक्ट करेगी। भाई अगर ये नहीं होता है, मान लो a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। भाई अगर a1 b2 माइनस a2 b1 0 हो गया तो मतलब इधर डिनोमिनेटर 0, इधर भी डिनोमिनेटर 0। और अगर आपका दोनों का डिनोमिनेटर 0 आ गया, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन दोनों के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। अब चलो इसका टिप देखते हैं कि इसको भाई, अब ये इतना बड़ा तो याद तो रहने वाला नहीं है। क्या आप याद कर लोगे x की वैल्यू ऐसे निकलती है और y की वैल्यू x से निकलती है? इतना बड़ा याद तो नहीं रहने वाला है। तो इसकी टिप देखते हैं कि इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की टिप क्या है। तो इसकी टिप क्या है, तो बच्चों अपन ना इधर x लिख लेते हैं, इधर y लिख लेते हैं, इधर 1 लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, और ये हमारी इक्वेशन है a1 x1 a1x x1 नहीं होता, x होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। हमने इधर लिख दिया x y 1। ठीक है बच्चों, हमने इधर लिख दिया x y 1। ठीक है बच्चों, अब अपन इधर लिखेंगे 2 3 1 2। इसको आप लिखोगे 2 3 1 2। ये बात ध्यान रखना, इधर x होएगा, इधर y होगा, इधर 1 होगा, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, इधर होगा 1, इधर फिर अगेन 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब सेकंड मतलब इस ये 2 क्या सिग्निफिकेंट करता है, ये 2 सिग्निफाई करता है ये चीज। तो भाई जो सेकंड है इधर उसके कोफिशिएंट्स लिख दीजिए। तो भाई इधर सेकंड अपना क्या है, इधर सेकंड है b1 b2। ठीक है बच्चों, इसके कोफिशिएंट्स लिख दो। अब जो इधर 3 है उसके कोफिशिएंट लिख दीजिए, ये आ जाएगा c1 c2। ठीक है बच्चों, इधर जो 1 है उसके कोफिशिएंट लिख दीजिए, ये आ जाएगा अपना a1 a2। ठीक है बच्चों, और इधर जो 2 है इसको दोबारा लिख दे, भाई 2 दोबारा लिख देते हैं, b1 b2। ठीक है, अब आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या कहता है भाई, इधर अगर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहता है ये और ये, मतलब 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसको कहते हैं कि लेफ्ट वाले को बॉटम राइट से मल्टीप्लाई कर दो, राइट वाले को बॉटम लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दो, एंड इन दोनों को माइनस कर दो। तो भाई इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो। ठीक है बच्चों, और अब इसको क्या लिखो, x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है बच्चों, x को इधर बाय आ गया, इधर y आ गया, इधर बाय आ गया, तो x डिवाइड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 हो जाएगा, y डिवाइड बाय c1 a2 माइनस c2 a1 हो जाएगा, एंड 1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया, जो x है वो आ गया b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। समझ गए बच्चों, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। जो x है हमारा b1 c2 माइनस b2 c1 बाय a1 b2 माइनस a2 b1 आ जाएगा, मतलब ये हमारा x वेरीफाई हो गया। अब y को वेरीफाई कर लेते हैं, y आ गया c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, ये आ गया आपका c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों को -1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करा है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टिप क्या है। भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टिप कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का टिप इजी सा है। मान लो आपके पास एक लाइन ये दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और ये इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है। भाई आप सीधी सी बात है, x लिख दो, इधर y लिख दो, इधर 1 लिख दो, इधर x लिख दिया, इधर y लिख दिया, इधर 1 लिख दिया। अब जो x है उससे पहले y के कोफिशिएंट लिख दो, b1 b2 लिख दो, फिर कांस्टेंट टर्म लिख दो, फिर a1 a2 लिख दो, और फिर अगेन b1 b2 लिख दो, इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अपने को समझ में आ गया। अब टिप टू कैलकुलेट इंटरसेक्शन पॉइंट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका मतलब यही है कि भाई जो टिप है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब अगले पे आते हैं, मेकिंग नॉन लीनियर इक्वेशन लीनियर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है
तो भैया अगर आपका a1 ax प्लस बी वाई प्लस सी है इज इक्वल टू 0 है, तो हमने ये क्या समझा, हमने ये समझा ये एक लीनियर इक्वेशन है। भाई लीनियर क्यों है, लीनियर क्यों है, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, लीनियर इक्वेशन इसलिए क्योंकि जो इसकी डिग्री है, जो इसकी डिग्री है वो 1 है। ठीक है, हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था कि अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका कोफिशिएंट ए है, इसका कोफिशिएंट बी है, इसका कांस्टेंट टर्म सी है, बट जो एक्स की डिग्री है वो तो 1 है, जो एक्स की डिग्री है वो तो 1 है, और जो वाई की डिग्री है वो तो 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये है एक लीनियर इक्वेशन। लेकिन लेकिन मान लो आपको इक्वेशन दे रखी है ए बाई एक्स प्लस बी वाई वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर आपको ये इक्वेशन दे दी तो आप क्या करोगे, भाई घबराना नहीं है। अब अपने को क्या करना है, ये नॉन लीनियर इक्वेशन है, दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन। भाई अगर ये आपकी नॉन लीनियर इक्वेशन है तो इसको आप लीनियर किस तरीके से बना सकते हो, लेट अस एज्यूम 1 बाय एक्स इज इक्वल टू पी, 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्यू। भाई अब 1 बाय एक्स को p मान लो, 1 बाय वाई को q मान लो, इसको इसके अंदर पुट कर दो तो ये क्या हो गया, ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी इज इक्वल टू 0। बन गई ना लीनियर इक्वेशन, बन गई ना लीनियर इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना सकते हो अगर आप 1 बाय एक्स को p और 1 बाय वाई को q पुट कर दोगे। तो ये पता है बहुत जरूरी है कि मैथ्स के अंदर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कोई चीज को सॉल्व कैसे करना है, तो उसको आप एज्यूम करके सिंप्लीफाई कर दो। तो आपने क्या किया, आपने सिंप्लीफाई किया कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन बना के। ठीक है, अब जब आपको p और q की वैल्यू आ जाएगी ना, तो जो x की वैल्यू होगी वो 1 बाय p हो जाएगी, और जो y की वैल्यू होगी वो 1 बाय q हो जाएगी। समझ गए, और आपको आराम से अपना आंसर निकल जाएगा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है भाई, इधर तो 2 बाय एक्स है, इधर 3 बाय वाई है, इज इक्वल टू 13 है। अब अपन ने क्या सोचा, अपन ने दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, चलो दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, 4 बाय वाई इज इक्वल टू -2 है। अब अपन ने क्या समझा था, अपन ने ये समझा था कि भाई जो 1 बाय एक्स है उसको तो p मान लो और 1 बाय वाई को q मान लो, तो आपकी दोबारा इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2p प्लस 3q माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 5p माइनस 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशंस बन जाएगी, 5p माइनस 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2p प्लस 3q माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। बच्चों समझ गए, ये आपकी दो इक्वेशंस बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब 2p प्लस 3q माइनस 13, 5p माइनस 4q प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। भाई इधर p लिख दो, इधर q लिख दो, इधर 1 लिख दो। इधर p के पहले q के आप कोफिशिएंट लिख दो 3 और -4, p के बाद आप कांस्टेंट टर्म लिख दो -13 प्लस 2, q के बाद आप p के लिख दो 2 5 और 1 के बाद दोबारा आप q के लिख दो 3 -4। इसको इधर से मल्टीप्लाई करो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर दो। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, p डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 13 इंटू -4 कितना हो गया, 13 2 जा 26 2 जा 52 हो गया, तो ये हो गया 52। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय -65 -4 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -8 -15। ठीक है बच्चों, -8 -15, इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करके लिखते हैं। तो ये आ जाएगा आपका p डिवाइडेड बाय 6 माइनस 52, 6 माइनस 52 इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय -65 -4 विच इज अगेन -69 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -8 -15, 15 में 8 जोड़ा 8 9 10 11 12 13, तो ये 23 हो गया। ठीक है, 1 डिवाइडेड -23 आ गया। तो जो p की वैल्यू आ गई भाई 52 में अगर 6 जाएगा तो क्या आएगा, 52 में 6 जाएगा तो क्या आएगा, 48 आएगा, 48 आएगा। तो p की वैल्यू क्या आ गई, -48 डिवाइडेड बाय, नहीं 46 आएगा, ये 46 -46 डिवाइड बाय -23 विच इज इक्वल टू 2, एंड q की वैल्यू क्या आ गई, -69 डिवाइड बाय -23 विच इज अगेन इक्वल टू 3। तो भाई आपको p और q की वैल्यू आ गई। अब अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को x और y फाइंड करना है। तो जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी 1 बाय p मतलब 1/2, और जो y की वैल्यू वो आ जाएगी 1/q मतलब 1/3।
ठीक है, इजी, डिफिकल्ट नहीं है ना बच्चों, समझ में आ गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2। और इसमें क्या बोलते हैं, 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा, अपन को इसको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर आप 1/x-1 को p एज्यूम कर लोगे और 1/y-2 को q एज्यूम कर लोगे, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा? चेक करते हैं। तो भाई ये हो गया 5p प्लस q माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 6p माइनस 3q प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। भाई ये तो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को सॉल्व कर दो, इन दोनों को आप सॉल्व कर दो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आप चेक करोगे कि जो p की वैल्यू आएगी, अगर आप इसको सॉल्व करोगे और चेक करोगे तो जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3। जो p की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/3 और q की वैल्यू आएगी वो भी आएगी 1/3। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार, p की वैल्यू क्या 1/3 आ रही है और q की वैल्यू क्या 1/3 आ रही है। भाई 5/3 प्लस 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 6/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0 विच इज अगेन इक्वल टू 0। मतलब ये आपका आंसर सही है। तो भाई p की वैल्यू 1/3 आ गई, q की वैल्यू 1/3 आ गई। ठीक है, अब आपने 1/x-1 को p लिख रखा है, मतलब p इज इक्वल टू 1/x-1 विच इंप्लाइज दैट x-1 इज इक्वल टू 1/p, which implies that x-1 is equal to 1/1/3, which implies that is equal x-1 is equal to 3। मतलब x की वैल्यू आ गई 4। सिमिलरली आप y की वैल्यू भी निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आपका बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में पक्का आता है, मतलब 100% लगा लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या कुछ मैं आपको थोड़े टाइम बाद एक्सरसाइजेस कराऊंगा उस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब लेकिन आना डेफिनेट है, ये मतलब गारंटी है, लिख के ले जाओ। और 5 नंबर 4 नंबर का पक्का क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो सॉल्विंग रिवर बोट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो भाई रिवर बोट प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एक तो रिवर होती है, एक तो रिवर होती है, एक बोट होती है, ठीक है, और एक कोई लेडी होती है, मतलब कोई बच्चा होता है या कोई बच्ची होती है। ठीक है, रिवर होती है, बोट होती है, मेन ये समझो, बच्चा बच्ची तो रिवर के ऊपर, वो बोट के ऊपर बैठे होते हैं, तो इसलिए उसको आप कंसीडर मत करिए। ठीक है, एक तो रिवर होती है और एक बोट होती है। ठीक है, अब रिवर आपकी किस तरीके से फ्लो होती है, रिवर आपकी हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो होती है, इतना तो आपको पता है। रिवर आपकी हमेशा हाई लेवल से ऊपर से, हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होगी, हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होगी। इसका मतलब क्या है, मतलब रिवर आपकी हमेशा ग्रेविटी की वजह से हाई लेवल से लो लेवल पे फ्लो होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि रिवर की खुद की कोई ना कोई स्पीड होगी, रिवर की खुद की कोई ना कोई स्पीड होगी। ठीक है बच्चों, तो अब अपन आते हैं अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, स्टिल वाटर। इन तीन के मतलब क्या होते हैं, इन तीन के मतलब क्या होते हैं, इन तीन के मतलब क्या होते हैं। ठीक है, तो अपन इस पे आते हैं। ठीक है, मैं एक नया पेज लेके आता हूँ। ठीक है, तो अब रिवर क्या है, दो तरीके से चल सकती है। एक तो रिवर आपकी ऐसे चल रही है, ठीक है, ये आपकी रिवर है जो इस तरफ चल रही है राइट साइड, ये आपकी रिवर है। ठीक है, एंड जो आपका जो बेस है, मतलब रिवर जिसके ऊपर चल रही है, वो आपका ऐसे नहीं जा रहा, मतलब रिवर आपकी स्टिल है, मतलब रिवर की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ रिवर है वो 0 है। भाई जब आपकी स्पीड ऑफ रिवर 0 होती है, मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ रिवर अगर आपकी 0 होती है तो उसको बोला जाता है स्टिल वाटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिए कि स्टिल वाटर कब बोला जाता है। स्टिल वाटर तब बोला जाता है जब आपकी रिवर की स्पीड 0 होती है, मतलब ये आपकी एक रिवर है, ये आपकी एक रिवर है और इस पे ऊपर एक आपकी ये नाव है, मतलब ये आपकी एक बोट है और वो बोट आपकी ऐसे जा रही है, लेट से एक्स स्पीड से जा रही है, वो बोट आपकी एक्स स्पीड से आगे जा रही है। एंड स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड की जो रिवर की स्पीड है वो 0 किलोमीटर पर आवर है, मतलब रिवर की जो स्पीड है वो स्टिल है, मतलब रिवर की कोई स्पीड 0 है। तो मतलब क्या हो गया, इसको बोला जाएगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर बोला जाएगा अगर आपकी रिवर स्टिल है और बोट आपकी ऐसे जा रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है
कि भाई आपकी रिवर मूविंग हो, आपकी रिवर मूविंग हो। ये दूसरी कंडीशन हो सकती है। तो लेट्स से रिवर की स्पीड इज इक्वल टू वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, तो रिवर की स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर हो सकती है। अब आपके पास बोट की क्या कंडीशन हो सकती है? इधर बोट की कंडीशन क्या हो सकती है? या तो वो रिवर के ऊपर जा रही हो, मतलब ए, या तो वो ऊपर जा रही हो, ऊपर जा रही हो। ठीक है, एक तो आपकी ये होगी। बी कंडीशन, वो रिवर के साथ नीचे जा रही हो। ठीक है, वो रिवर के साथ नीचे जा रही हो, नीचे जा रही हो। तो अगर वो रिवर के साथ ऊपर जाती है, अगर वो रिवर के साथ ऊपर जाती है, अगर वो रिवर के साथ ऊपर जाती है, लेट से ये आपकी रिवर है, लेट से ये आपकी रिवर है। ठीक है बच्चों, एंड लेट से ये आपकी बोट है और वो ऐसे जा रही है। जो आपकी बोट है वो ऐसे जा रही है, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम, इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। मतलब जो आपकी बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है, जो आपकी बोट है वो अपस्ट्रीम जा रही है। ठीक है, अब बोट की जो स्पीड है अपस्ट्रीम जाने की, बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में। भाई अगर आपकी बोट स्टिल वाटर में चलती है, अगर आपकी बोट स्टिल वाटर में चलती है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। बोट अगर आपकी स्टिल वाटर में चलती है तो उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। और जो आपकी रिवर है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो जो नेट स्पीड होएगी वो होएगी आपकी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर बोट आपकी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की स्टिल वाटर में, और रिवर की स्पीड है y, और बोट आपकी ऊपर जा रही है, बोट अगर आपकी ऊपर जा रही है तो इसका मतलब क्या होगा? बोट की स्पीड रिवर से ज्यादा होगी। भाई बोट की स्पीड रिवर से ज्यादा होगी, मतलब x विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू y। अगर वो ऊपर जा रहा है, एक्चुअली इक्वल टू भी नहीं होगा, वो ग्रेटर देन ही हो सकता है। इक्वल टू भी नहीं होगा, वो ग्रेटर देन ही हो सकता है, क्योंकि अगर वो इक्वल टू होगा तो मतलब बोट स्टिल हो जाएगी, बोट ना तो राइट जाएगी ना लेफ्ट जाएगी। अगर स्पीड ऑफ जो आपकी बोट है और जो स्पीड ऑफ रिवर है वो दोनों सेम होती है, अगर बोट उसके अगेंस्ट जाती है। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी बोल सकते हो अपस्ट्रीम को कि इट इज गोइंग अगेंस्ट दी वाटर फ्लो, अगेंस्ट दी वाटर फ्लो। भाई कोई भी चीज, मान लो मैंने आपको, मान लो ये आप हो, लेट से दिस इज आप, ये आप हो, दिस इज यू, इंग्लिश में बोल लेता हूँ यू, और आप ऐसे जा रहे हो x किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, मैं हूं, दिस इज नितिन। ठीक है, ये नितिन है। ठीक है, और मैं आपको ऐसे धक्का लगा रहा हूं, और आप जा रहे हो ऐसे, और मैं आपको धक्का लगा रहा हूं, और मैं आपको y किलोमीटर प्रति आवर से धक्का लगा रहा हूं। तो आपकी जो नेट स्पीड होगी, वो क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो सेम केस तो बोट का है। भाई ये आपकी रिवर है जो y किलोमीटर पर आवर से नीचे जा रही है, एंड ये आपकी जो बोट है वो x किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में। ठीक है, तो नेट स्पीड उसकी रिवर के लिए क्या होगी? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सेम केस डाउन स्ट्रीम के लिए होगा। भाई ये आपकी अगेन रिवर है एंड इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, एंड ये आपकी बोट है और ये नीचे आ रही है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड, जो कि इसकी स्टिल वाटर में है, तो इसकी नेट स्पीड क्या होगी? इसकी नेट स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है भाई? x पानी की स्पीड होगी, x इज अ वाटर स्पीड, एंड y इसकी खुद की स्पीड होगी, सेल्फ स्पीड। तो इसकी जो नेट स्पीड होगी वो तो बढ़ जाएगी ना, नेट स्पीड विल इंक्रीज बिकॉज इट इज मूविंग विद वाटर फ्लो, विच मीन्स इट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। समझ गए बच्चों? अगर आपकी रिवर की स्टिल वाटर में स्पीड, अगर आपकी रिवर की स्पीड 0 किलोमीटर पर आवर है, और अगर आपकी बोट उसके 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर चल रही है, रिवर के ऊपर चल रही है, तो उसकी स्पीड होगी x किलोमीटर पर आवर। सेकेंडली, अगर आपकी जो रिवर की स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है, और जो बोट है वो अगेंस्ट दी वाटर फ्लो जाती है, मतलब वो वाटर फ्लो के अगेंस्ट जाती है,
तो उसकी नेट स्पीड होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर वो वाटर फ्लो के साथ जाती है तो उसकी स्पीड होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं, इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। ठीक है, क्वेश्चन समझने से पहले ना एक और चीज समझते हैं जो इसमें यूज होता है। इसमें यूज होता है आपका स्पीड का फॉर्मूला। भाई स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो इस इन क्वेश्चंस में आपका ये फॉर्मूला यूज होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है इन क्वेश्चंस में। अब समझिए, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो ये क्या कहता है भाई? 10 आवर्स जो आपका टोटल टाइम है, दिस इज टोटल टाइम, दिस इज टोटल टाइम। तो ये 10 आवर्स लग रहे हैं किसी भी बोट को, मतलब कोई बोट है 10 आवर में वो 30 किलोमीटर तो अपस्ट्रीम चली गई, 30 किलोमीटर तो वो अपस्ट्रीम चली गई, और वो 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चली गई। ठीक है, ये बोल रहा है भाई टोटल टाइम 10 घंटे लगे उस बोट को 30 किलोमीटर तो अप जाने में और 44 किलोमीटर डाउन जाने में। मतलब अगर ये आपका वाटर फ्लो हो रहा है, ये आपका वाटर फ्लो कर रहा है, और ये बोट इधर है, बोट इधर है, तो वो सबसे पहले तो ऐसे गई और फिर घूम के ऐसे चली गई और वो 10 घंटे में चली गई है। ठीक है बच्चों, अब लेट अस एज्यूम हमारी जो स्पीड ऑफ वाटर है, स्पीड ऑफ वाटर है वो है y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ वाटर है वो है y किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बोट है वो है x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है बच्चों, अब डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम में मैंने आपको बताया था कि जो नेट स्पीड होगी बोट की, नेट स्पीड होगी बोट की, नेट स्पीड ऑफ बोट विल बी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। जो डाउन स्ट्रीम में जो आपकी बोट की नेट स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, डाउन स्ट्रीम में जो आपकी बोट की नेट स्पीड होगी वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब अप स्ट्रीम की बात करते हैं। अप स्ट्रीम में जो नेट स्पीड होगी, नेट स्पीड ऑफ द बोट होगी वो होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि वो बोट के अगेंस्ट वो बोट जो है वो रिवर के अगेंस्ट जा रही है, इसलिए स्पीड उसकी कम हो जाएगी। अब वो बोलते हैं कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गई है, तो भाई टाइम कितना लिया है? तो टाइम इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूले पे आते हैं, ये फॉर्मूले पे आता है जो अपना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो भाई टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम ds डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में वो कितना चली? वो 44 किलोमीटर चली डाउन स्ट्रीम में, वो 44 किलोमीटर। तो टाइम फॉर ds इज 44 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो भाई इतना तो टाइम उसने डाउन स्ट्रीम में लिया। ठीक है, अब टाइम फॉर अप स्ट्रीम विच इज इक्वल टू, अप स्ट्रीम में वो कितना टाइम लेगी? भाई अप स्ट्रीम में वो चली कितना है? अप स्ट्रीम में वो चली है 30 किलोमीटर, तो 30 डिवाइडेड बाय अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है? अप स्ट्रीम की स्पीड है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई। ठीक है, अब आपको टोटल टाइम आ गया। भाई टोटल टाइम कितना है? 10 किलोमीटर है। टोटल टाइम आपका 10 किलोमीटर है, मतलब 10 किलोमीटर इज इक्वल टू 44 बटा x प्लस वाई प्लस 44 बटा x प्लस वाई प्लस 30 बटा x माइनस वाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई है। दूसरी इक्वेशन, भाई वो 13 घंटे, इधर किलोमीटर में हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये है 10 आवर, दिस इज 10 आवर। ठीक है, अब 13 घंटे में वो क्या करती है? 13 घंटे में वो क्या करती है? वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। अगर वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है तो उसका टाइम टेकन कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाय अपस्ट्रीम की स्पीड। अपस्ट्रीम की स्पीड मैंने आपको क्या बताया? x माइनस वाई है। ठीक है बच्चों, वो 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है, 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इसकी टाइम कितना होगा? 55 बटा एक्स प्लस वाई, 55 बटा एक्स प्लस वाई मैंने अभी आपको बताया। तो 13 घंटे लगता है उसको टोटल, मतलब 13 आवर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय एक्स माइनस वाई प्लस 55 डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चंगा समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? मतलब इसको क्या करते हैं, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये आएगा 10 इज इक्वल टू 44 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 44 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 44 बटा एक्स प्लस वाई प्लस
30/x-y, 30/x-y, एंड 13 is equal to 40/x-y, 40/x-y प्लस 40/x-y प्लस 55/x+y, 55/x+y। अब ये जो दोनों है आपकी, ये दोनों नॉन लीनियर इक्वेशंस है नहीं है, ये दोनों आपकी नॉन लीनियर इक्वेशंस है कि नहीं है। अब भाई ये दोनों नॉन लीनियर इक्वेशन, तो इनको लीनियर बनाना पड़ेगा, इनको लीनियर बनाना पड़ता, तो लीनियर बनाते हैं भाई। 1+x+y को तो एज्यूम कर लो p, और 1/x-y को एज्यूम कर लो q, और इसको इसके अंदर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 10 = 44p + 30q, पहली इक्वेशन आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, 13 = 40p + 55q, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। समझ में आ गया बच्चों, पहली इक्वेशन भी आ गई आपकी, दूसरी इक्वेशन भी आ गई, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। पहली इक्वेशन भी आ गई आपकी, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। 30u + 44v = 10 एंड 40u + 55v = 13। आपकी ये पहली इक्वेशन भी आ गई, आपकी दूसरी इक्वेशन भी आ गई। अब चाहे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, चाहे आप इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, आपका जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा u, मतलब जो p है = 1/5 एंड v q = 1/11। समझ गए बच्चों, 1/5 और 1/11 आएगा। आपने p क्या एज्यूम कर रखा है, आपने p क्या एज्यूम कर रखा है, आपने p एज्यूम कर रखा है, इधर चेक करते हैं, आपने p एज्यूम कर रखा है 1/x+y, मतलब इसमें जो आपका q है, जो इसमें आपका q है वो आएगा 1/5, और जो p है वो आएगा 1/11। अब आपने q एज्यूम कर रखा है 1/x-y विच इज इक्वल टू 1/5, और आपने p एज्यूम कर रखा है 1/x+y विच इज इक्वल टू 1/11, मतलब x-y = 5, x+y = 11। इन दोनों को ऐड कर लो, 2x = 16, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2y = 6, मतलब x = 8 km/h और y = 3 km/h, y = 3 km/h। मतलब जो स्पीड ऑफ आपकी जो आपकी स्पीड ऑफ बोट है वो आएगी आपकी 8 km/h, और जो स्पीड ऑफ वाटर है वो आपकी आएगी 3 km/h। ये आपका आंसर होगा। तो मेरे को इसमें मेजॉरली आपको क्या समझाना था, मेरे को इसमें आपको मेजॉरली कॉन्सेप्ट समझाना था कि ये इक्वेशंस निकालते कैसे हैं। मेरे को आपको ये बताना था कि इसको नॉन लीनियर से लीनियर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। एंड अब आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। चैप्टर 3 के अंदर अब आपकी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, ये मैं पहले आज सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अपलोड करूंगा, उसके बाद आपको मैं थर्ड चैप्टर के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस अपलोड कर रहा हूंगा। तो बच्चों समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपके लिए रेडीली अवेलेबल हूं। एंड प्लीज 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है पढ़ने दो। करंटली 150 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हो गए हैं इसके, हमको स्टार्ट करे अभी 1 वीक हुआ है, एंड हमको इस चैनल को बहुत बड़ा बनाना है। प्लीज सब्सक्राइब पढ़ने दो चैनल। कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर नीचे लिखा रहेगा, उस नंबर पे आप कॉल करके डाउट को पूछ लीजिएगा। चलो थैंक यू, दोबारा मिलते हैं आपको नई वीडियोस के साथ। प्लीज अच्छा, आप बेल आइकन भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कि आपको कोई भी नया अपडेट आता है वो आपको पता चलता रहे।